तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है कि कुछ फैक्टर्स हैं कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑन विच एयर गैप डिपेंड्स, कि एयर गैप है इंडक्शन मोटर का वो इन इन पैरामीटर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है वो है दैट इज पावर फैक्टर, कि एयर गैप लेंथ को बढ़ाने या कम करने से आपके जो एयर गैप लेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सबसे पहले है। तो देखो इस पर्टिकुलर जो आपका ये टॉपिक है जो आज मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो आपको आपने इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के अंदर पढ़ी होगी, जिसमें नो लोड का पावर फैक्टर डायग्राम है आपका। उसके बाद में मैग्नेटाइजिंग करंट का आपका एयर गैप पर क्या इफेक्ट होता है, सर्किल डायग्राम का जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, उसका एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें आएंगी जो कि आपके इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड से रिलेटेड है। और ऑब्वियसली कोई इंडक्शन मशीन अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को वो बेसिक नॉलेज तो पता होना ही चाहिए कि एयर गैप का, देखो एयर गैप का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपका स्टेटर है और एक आपका रोटर है, स्टेटर और रोटर है आपका, तो स्टेटर और रोटर के बीच में ये आपका स्टेटर है, इसके बीच में एक रोटर होता है। रोटर को स्मूथली मूवमेंट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, एयर गैप छोड़ना पड़ता है स्टेटर और रोटर के बीच में। मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये जो आपका दिख रहा है वाइट वाइट वाला, दिस इज योर एयर गैप। ठीक है, तो ये एयर गैप आपका होना जरूरी होता है स्मूथ मूवमेंट के लिए। अब एयर गैप है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए कि भाई 1 mm का रखूँ, 2 mm का रखूँ, 5 mm का रखूँ, ये कितना रखूँ, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई अपने मन में मर्जी आई मैन्युफैक्चरर ने अपने हिसाब से कुछ भी रख दिया, ऐसा नहीं। कुछ सर्टेन पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हुए कुछ पैरामीटर्स है जिससे उन पैरामीटर्स पे तो एयर गैप की लेंथ कम करोगे तो बेनिफिट होगा, कुछ में एयर गैप लेंथ कम करोगे तो कुछ में आपको डिसएडवांटेज होंगे, तो वो अपने को देखने हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी अपन बात करेंगे। तो एयर गैप बेसिकली क्या है कि स्टेटर रोटर के बीच में जो भी स्पेस है जिसके बीच में रोटर आपका स्मूथली मूवमेंट कर सके, तो वो आपका क्या है, पावर फैक्टर है। ठीक है, तो अब देखो आपका जो एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, वो डिपेंड करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपकी कितनी है, एमएमएफ डिपेंड करता है आपका बीएम के ऊपर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक एमएमएफ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, वो भी आप किस पे भी, एक दूसरी फैक्टर है वो है आपका एलजी। मतलब एयर गैप लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका एमएमएफ होगा। और बीएम क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आपका एमएमएफ होगा। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके इसके अंदर। तो देखो क्या हुआ कि अगर आपने लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ाया है, अगर एल जी आपने बढ़ाई, मतलब मान लो कि स्टेटर और रोटर के बीच में, ये आपका स्टेटर है, ये आपका रोटर है, इसके बीच में कोई स्पेस है, अगर आपने लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा दी है तो उससे क्या होगा कि लार्ज फ्लक्स है ना, वो क्या होगा इस एयर गैप के थ्रू जाएगा। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस रोटर को घुमाने के लिए आवश्यक, जो आपको पता है कि रोटर को एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आपका प्रोड्यूस होता है, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ही रेस्पॉन्सिबल रहता है रोटर को घुमाने के लिए। तो अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लक्स है वो आपका क्या होगा, स्टेटर से रोटर की तरफ में जाएगा। और ज़्यादा फ्लक्स अगर जाएगा एयर गैप से, तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपकी बढ़ेगी। देखो मैग्नेटाइजिंग करंट मैंने लास्ट से भी आपको बताई है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, और इस साल भी सर ने बताई होगी कि जो नो लोड करंट होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका वाटफुल कंपोनेंट होता है, एक वाटलेस कंपोनेंट होता है। मतलब एक कंपोनेंट होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयरन लॉस, कि आयरन लॉस के लिए होता है। एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के काम आता है। तो अगर आप एयर गैप बढ़ा दोगे तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और मैग्नेटाइजिंग करंट की अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो पावर फैक्टर आपका मशीन का वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि सर मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने से पावर फैक्टर कम कैसे हुआ, तो इस चीज़ को रिलेट करने के लिए सर ने आपको एक पावर फैक्टर डायग्राम बनाया होगा इंडक्शन मोटर का, उससे आप इसको समझ सकते हो कि मैग्नेटाइजिंग अगर करंट अगर बढ़ेगी तो पावर फैक्टर बढ़ेगा। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर ही कर ही देता हूँ आपको, थोड़ा सा डायग्राम बना कि कैसे वो इफेक्ट करेगा। जैसे मान लो कि ये आपका क्वाड, एक है, मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मशीन का। तो इसके अंदर ये मेरा वोल्टेज है, तो ये जो कंपोनेंट होगा, अगर मान लो ये आपका आई नोट कंपोनेंट है, दिस इज योर नो लोड करंट। तो इस नो लोड करंट का इन फेज जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका आई डब्ल्यू, जिसको वाट फुल कंपोनेंट अपन बोलते हैं, या आई सी भी बोलते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज योर आई एम, दिस इज योर आई एम। तो मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ेगी तो ये जो आपका जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज, ये जो एंगल आपका, सॉरी, ये जो एंगल है बी और आई नोट के बीच का एंगल, ये आपका नो लोड पावर फैक्टर। तो अगर ये आई एम की वैल्यू बढ़ती है
तो आई एम की वैल्यू बढ़ने का मतलब ये कि आई नोट का जो शिफ्टिंग है वो इधर की तरफ में हो रहा है, और आई नोट अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, मतलब अगर मान लो सेकंड वाला डायग्राम मैं बनाता हूँ जिसके अंदर अगर मान लो कि आपका आई एम है, वो पहले आपका आई एम इतना था, अब आई एम आपका इतना हो गया है, और अगर आई सी है वो आपका जस्ट इतना ही है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आई नोट बढ़ेगा तो आई सी कम ही होगा, क्योंकि दोनों का फेजर समेशन आपका आई नोट ही होगा। आई नोट विल बी इक्वल टू आई नोट विल बी इक्वल टू आई सी प्लस आई एम होता है आपका, आई सी प्लस आई एम, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट, ये आपके फेजर एल्जेब्रिक समेशन, ये फेजर समेशन है। तो अगर आई एम बढ़ रहा है तो आई सी आपका कम होगा, तो जो नेट आपका बनेगा आई नोट वो क्या बनेगा आपका, ये वाला, ये आई नोट बनेगा आपका। तो देखो अब एंगल आपका बढ़ गया है, और एंगल अगर बढ़ता है तो कोस ऑफ फाई बढ़ गया है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या होता है, कोस, अगर फाई की वैल्यू बढ़ी है तो कोस फाई की वैल्यू कम हो जाएगी, तो पावर फैक्टर आपका कम हो जाएगा। तो बाय यूजिंग द फेजर डायग्राम वी कैन analysis or we can predict that if you are increasing the magnetizing current then power factor will be low। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन में बताऊं तो पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट होता है, लेंथ ऑफ एयर गैप का, कि लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ी, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको थ्योरी के अंदर लिखना है, ये जैसे मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि एल जी बढ़ गया, ये बढ़ गया, आपको थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना है कि इफ एल जी इज इंक्रीजिंग देन द लार्ज फ्लक्स पासिस थ्रू इट, दैट्स वाई मैग्नेटाइजिंग करंट इज इंक्रीजिंग, और मैग्नेटाइजिंग करंट अगर इंक्रीज होती है तो पावर फैक्टर विल बी लो। और अगर आप एल की वैल्यू कम करते हो, लेंथ ऑफ एयर गैप कम करोगे, तो जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू कम होगी, और फ्लक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू भी कम होगी, और पावर फैक्टर भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है आपका एयर गैप लेंथ का। उसके बाद में दूसरा है कि मशीन की ओवरऑल कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ओवरलोड कैपेसिटी, ओवरलोड कैपेसिटी का मतलब क्या है, ओवरलोड कैपेसिटी का मतलब ये है ओवरलोड कैपेसिटी। किसी मशीन की ओवरलोड कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम आउटपुट अपॉन रेटेड इनपुट, रेटेड आउटपुट, यानी रेटेड आउटपुट सपोज करो कि कोई मशीन है जो 5 किलोवाट पे वर्क कर रही है, तो ये तो उसकी फुल लोड कैपेसिटी होगी। अगर आप इसको 5 किलोवाट से भी ज़्यादा लोड पे अगर वर्क करवा रहे हो तो वो उसकी क्या है, ओवरलोड कैपेसिटी है, उसको ओवरलोड अपन बोलते हैं। तो ओवरलोड कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना जा सकता है और रेटेड आउटपुट कितना है, उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज योर ओवरलोड कैपेसिटी। तो ओवरलोड कैपेसिटी का क्या इफेक्ट आता है कि ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ने से क्या होता है कि आपका जिगजैग फ्लक्स है। अब जिगजैग फ्लक्स क्या आता है, देखो अगर आपने एयर गैप बढ़ाया है तो ओवरलोड कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपका एयर गैप बढ़ा है तो जो जिगजैग लीकेज फ्लक्स है उसकी वैल्यू कम होगी। अब जिगजैग लीकेज फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जिसको लीकेज, जो जिगजैग लीकेज फ्लक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं इस तरीके से करके। तो देखो ये तो है आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज योर स्टेटर टूथ, और जो नीचे वाले हैं वो है मेरे रोटर के टूथ, नीचे वाले, ये वाला नीचे वाला जो है मेरा रोटर का है, ऊपर वाला मेरा स्टेटर का है। और उसके अंदर ये जो मेरे को ये दिख रहा है, जो हैचेज में लाइन बना रखी, ये मेरे हैं कंडक्टर, जो कि मेरे इस स्लॉट के अंदर है। ये मेरा स्लॉट है, पूरा मेरा स्लॉट है ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ये स्लॉट है पूरा पूरा, जो मैंने अभी कलर्ड किया रेड कलर का, ये मेरा पूरा स्लॉट है, जिसके अंदर आपका एक स्लॉट जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है, जिसको हैचेज मैंने कंडक्टर बना दिया। तो ये क्या होगा मेरा, ये डायग्राम देखो ये आपका यहाँ जा रही है, मतलब ये क्या है आपका रोटर स्टेटर का स्लॉट है, और इसी तरीके से ये कौन सा है, रोटर का स्लॉट है। तो देखो सर ने एक आपको हेलो इस, हाँ कुछ, सर, ओवरऑल कैपेसिटी इसके बारे में कुछ नहीं दिख रहा नीचे, आपने अभी जो बताया वो। ओके ओके जस्ट एक मिनट वापस, अब एक्चुअली आया है। नेटवर्क की वजह से भी कभी कभी इश्यू आ जाता है, जस्ट 1 सेकंड वापस मैं कर देता हूँ शेयर इसको। अभी आया है सर, अभी आ गया। हाँ वापस शेयर कर रहा हूँ अभी मैं। अभी आ रहे हैं, विजिबल है अभी। यस सर। ठीक है, तो जिगजैग लीकेज फ्लक्स के अंदर ये मैंने क्या कर रखा है, ये तो मेरा स्टेटर टूथ है ऊपर वाला, तो और नीचे वाला मेरा रोटर टूथ है, ये वाला, ये रोटर टूथ है मेरे, जिसके अंदर ये जो पोर्शन है जो मैं रेड कलर का दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर का दिखाऊंगा अभी, ये वाला सारा पोर्शन क्या है मेरा, स्टेटर के स्लॉट है, ये पूरा मेरा स्टेटर स्लॉट है। और इसके अंदर जो चेज मैंने एक रेक्टेंगुलर बना रखा है, आयत बना रखा है, ये मेरा कंडक्टर है।
इसी तरीके से ये मेरा रोटर का स्लॉट है पूरा, दिस इज कम्प्लीटली रोटर स्लॉट, और इसके बीच में जो हैचेज रेक्टेंगल बना रखा है वो मेरा क्या है, कंडक्टर। तो देखो कभी भी है ना, अपन क्या करते हैं कि ये मेरा पोल है बेसिकली, दिस इज माय पोल, ये मेरा पोल है और ये मेरा कंडक्टर, ये मेरा स्लॉट है, ये मेरा पोल है, ये तो अपन ने एक ना आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्क्यूइंग का, कि इंडक्शन मशीन है उसके अंदर आपका स्क्यूइंग इसलिए की जाती है रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट के बीच में, कि वो जो आपका इंटरलॉकिंग नहीं हो, मतलब लॉकिंग पॉसिबल नहीं हो उसके अंदर, कि आपका रोटर, क्योंकि आपके अगर पोल के सामने स्टेटर के पोल आ जाएंगे और रोटर के पोल स्टेटर के पोल के सामने, और स्टेटर के जो कंडक्टर हैं उसके सामने अगर आपके रोटर के कंडक्टर्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होंगी कि आपकी वो लॉकिंग हो जाएगा और आपका रोटर रोटेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि जो रोटर की जो बार्स होती हैं उनको आपका थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं, स्क्यू मतलब थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से देखो ये पोल है, इसके जस्ट नीचे आपका स्लॉट है, इस तरीके से ये जो पोल है उसके ऊपर स्लॉट है यानी कंडक्टर है, इधर ये पोल है इसके नीचे स्लॉट है आपका, और इधर भी अगर ये पोल है तो इसके नीचे आपका स्लॉट होगा। तो ये तो खैर मैं डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो जिगजैग आपका लीकेज फ्लक्स क्या है। तो ये जो फ्लक्स दिख रहा है जो आपका एयर गैप है, मतलब रोटर के जो स्लॉट्स हैं और स्टेटर के स्लॉट हैं उनके बीच में एक जिगजैग सा कर्व बना रखा है, ये जो मेरा एयर गैप है, इस एयर गैप के अंदर जो ये जो फ्लक्स है इसको अपन बोलते हैं जिगजैग फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड एज द जिगजैग फ्लक्स। तो ये मैंने इसलिए डायग्राम बनाया कि जिगजैग फ्लक्स बेसिकली आपका क्या होता है, जिगजैग लीकेज फ्लक्स, कि स्टेटर और रोटर का जो एयर गैप है उसके बीच में एक फ्लक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज लीकेज फ्लक्स, जो रोटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, वो रोटर के कांटेक्ट में नहीं आता है। लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो इफेक्टिवली कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब सिंपल लीकेज हो रहा है, जैसे मान लो पानी की कोई पाइप है उसके अंदर लीकेज हो गया, तो कोई जो वाटर जो भी वेस्ट हो रहा है तो दैट इज सिंपली लीकेज, वो कहीं भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कहीं भी टंकी के अंदर नहीं जा रहा है, कहीं भी काम में नहीं आ रहा है, सिंपली वो अर्थ में जा रहा है और वेस्टेज हो रहा है। उससे देखिए लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि जो यूजफुल फ्लक्स है उसके अंदर फ्लक्स का ऐसा कंपोनेंट जो कि कोई भी काम में नहीं आ रहा, सिंपली वेस्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज द लीकेज फ्लक्स। और जिगजैग लीकेज फ्लक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वेवफॉर्म बनती है दैट इज इन द नेचर ऑफ जिगजैग कर्व। तो ये जिगजैग है। तो क्या फर्क पड़ा इससे कि जब आपका लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ेगा, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप देन द जिगजैग लीकेज फ्लक्स है दैट विल रिड्यूस, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी कम हो जाएगी, और उसकी वजह से अगर लीकेज फ्लक्स कम होगा तो आपका लीकेज रिएक्टेंस है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि रिएक्टेंस और फ्लक्स का अपने आप में रिलेशन है, जैसे आई और रेजिस्टेंस का आपका रिलेशन है, उससे लीकेज फ्लक्स और रिएक्टेंस का भी अपने आप में एक रिलेशन है। तो लीकेज फ्लक्स अगर कम होगा तो रिएक्टेंस आपका लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, और अगर लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो सर्किल डायग्राम के अंदर पढ़ा होगा कि लीकेज रिएक्टेंस का सर्किल डायग्राम के अंदर एक पूरा डायग्राम बनता है। तो अगर स्मॉल लीकेज रिएक्टेंस होगा तो जो सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर है, सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर है उसका जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, लार्ज होगी। ये आप सर्किल डायग्राम में आप देख सकते हो, क्योंकि सर्किल डायग्राम पूरा बनाना यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है, लेकिन सर ने अगर सर्किल डायग्राम आपको पढ़ाया तो देख लेना कि अगर लीकेज रिएक्टेंस अगर कम है, मतलब अगर रिएक्टेंस की वैल्यू कम है, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू अगर कम है तो उसका जो डायमीटर होगा सर्किल डायग्राम का वो कम होगा, और जो सर्किल डायग्राम का जो डायमीटर है वही बेसिकली आपकी ओवरऑल कैपेसिटी को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर लार्ज रिएक्टेंस होगा, मतलब लार्ज लीकेज रिएक्टेंस होगा तो जो डायमीटर होगा उसकी वैल्यू कम होगी, और अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू अगर कम होती है तो जो सर्किल डायग्राम है उसका जो डायमीटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर सर्किल डायग्राम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जो ओवरऑल कैपेसिटी है उस मशीन की दैट विल इंक्रीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं कि अगर लार्ज एयर गैप आप लोगे तो जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी, लीकेज रिएक्टेंस अगर कम होगा तो सर्किल डायग्राम है उसका जो डायमीटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और बेसिकली जो सर्किल डायग्राम का जो साइकिल डायग्राम है उसका जो डायमीटर है दैट विल सिंपली रिप्रेजेंट द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ एनी मशीन, या पर्टिकुलरली इंडक्शन मशीन, क्योंकि इंडक्शन मशीन है उसी का अपन सर्किल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपका ओवरऑल कैपेसिटी ज़्यादा होगी अगर आपका लेंथ ऑफ एयर गैप अगर आप इंक्रीज कर रहे हो। सेकंड है इसके ऊपर ओवरऑल कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पावर फैक्टर पे पढ़ लिया है ओवरऑल कैपेसिटी। देन द थर्ड वन इज द पल्सेशन लॉस। देखो पल्सेशन लॉस क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं।
तो अगर लेंथ ऑफ एयर गैप आप बढ़ाते हो, लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ाते हो, तो उसकी वजह से जो वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस ड्यू टू स्लॉटिंग इज स्मॉल। कि देखो स्लॉटिंग है, जो आपने स्लॉट किए हुए हैं, स्लॉटिंग की हुई है, एक्चुअली ये थोड़ा सा देखो डेप्थ का टॉपिक है ये इसलिए डेप्थ का टॉपिक है क्योंकि इस चीज़ को थ्योरी में थोड़ा समझना टिपिकल है, उसको जब आप प्रैक्टिकली आप समझते हो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आ सकती है। लेकिन अपने पास पॉसिबल वे है नहीं है, तो अपने को थ्योरी में समझना होगा कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर लेंथ ऑफ एयर के बढ़ेगा ना, तो स्लोटिंग की वजह से, मतलब स्लोट जो प्रोवाइड किए गए हैं, स्लोटिंग है, उसकी वजह से जो रिलेक्टेंस के अंदर जो वेरिएशन है उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर प्रैक्टिकली होता मैं चीज़ें बता सकता था कि कैसे ये कम होगा, लेकिन थ्योरेटिकल पर्पज से अपने को ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ेगी तो जो वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस है, मतलब रिलेक्टेंस में जो चेंज हो रहे हैं स्लोटिंग की वजह से, देखो रिलेक्टेंस चेंज होने की वजह से के रीजन्स हजार है, लेकिन एक जो रीजन है वो है स्लोट की वजह से भी आपका रिलेक्टेंस आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो उसकी वैल्यू आपकी कम होती है, और उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो जो टूथ का जो पल्सेशन लॉस है, मतलब अरेक जो स्लोट है या जो टीथ है उसके अंदर पल्सेशन की वजह से जो लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, ये आपको सिंपली याद रखना है। मतलब इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, भाई पल्सेशन लॉसेज क्या होते हैं, कैसे इसमें वेरिएशन होगा रिलेक्टेंस में। प्रैक्टिकली समझना थोड़ा सा ईजी है, लेकिन थ्योरेटिकली ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखो कि वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस है स्लोटिंग की वजह से, उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाती है, और जो टूथ पल्सेशन लॉस है उसकी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कूलिंग का। तो कूलिंग में क्या है कि देखो आपको एक चीज पता है कि जो दो ऑब्जेक्ट है, सपोज करो दो ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये ली मैंने कि एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर रखे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट मैंने पास पास रखे हुए हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट पास पास रखे हुए हैं तो इनको जो कूलिंग करना है वो ज़्यादा टिपिकल है, बल्कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो एयर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपके एयर में सर्कुलेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ाते हो, मतलब ये आपका स्टेटर है और ये आपका रोटर है, इसके बीच में अगर एयर गैप ज़्यादा है तो जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, क्योंकि सिलिंड्रिकल सरफेस होता है आपको पता है बेसिकली जो रोटर होता है या जो स्टेटर होता है वो बना हुआ कुछ इस तरीके से होता है आपका, मतलब सिलिंड्रिकल शेप में आपका ये होता है। तो अगर एयर गैप उनके बीच में ज़्यादा होगा तो उनके बीच में लार्ज डिस्टेंस होगी, जिससे उनकी जो कूलिंग है वो आपकी बेटर हो सकती है। कूलिंग आपकी बेटर हो सकती है क्योंकि काफ़ी जो पोर्शन है वो आपका एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो एयर एज ए कूलिंग मीडियम वर्क करेगा आपका। एयर अगर कूलिंग मीडियम की तरह काम करेगा तो उसकी जो कूलिंग है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। तो हीट लॉस आपकी कम होगी, और हीट लॉस अगर कम होगी तो जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेरा इस तरीके से, तो ये मेरा स्टेटर है ऊपर वाला, जो नीचे जो डायग्राम बनाया मैंने ये वाला आपका रोटर है। तो अगर ये एयर गैप अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ये एयर आपकी प्रेजेंट है तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी एयर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा, और ये भी आपका एयर के साथ में ज़्यादा कांटेक्ट रहेगा। तो इजीली दोनों जो रोटर और स्टेटर हैं इन दोनों की इजीली क्या हो जाएगी, आपकी कूलिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ एयर गैप अगर बढ़ाओगे तो सिलिंड्रिकल सरफेस रोटर एंड स्टेटर आर सेपरेटेड बाई लार्ज डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी, और कूलिंग होगी दैट विल बी बेटर। ओके। फिर जो लास्ट पॉइंट है एयर गैप के अंदर दैट इज योर नॉइस। तो देखो नॉइस में क्या है कि नॉइस बेसिकली होती क्या है, नॉइस होती है कि द प्रिंसिपल कॉज ऑफ नॉइस इन इंडक्शन मशीन इज द वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ लीकेज फ्लक्स। यानी कहने का मतलब ये कि नॉइस बेसिकली इंडक्शन मशीन में प्रोड्यूस क्यों होती है। नॉइस जो अपनी का आवाज़ आती है, मतलब एक तरीके से मशीन जब वर्क करती है तो आवाज़ का जो होने का वजह है वो है कि जिगजैग जो फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स है अभी जो बताया, उसके वजह से, उसकी वजह से जिगजैग लीकेज फ्लक्स की वजह से जो रिलक्टेंस के अंदर जो वेरिएशन होता है, रिलक्टेंस अगर आपका चेंज होगा या वेरिएबल होगा तो उस रिलक्टेंस के चेंज होने की वजह से आपकी नॉइस प्रोड्यूस होती है। और अपनी जो नॉइस है वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं आनी चाहिए कि मशीन की जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसी को रिड्यूस कर दे। तो देखो अपन ये चाहते हैं कि जो वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस है वो आपका नॉइस के लिए रीजन है, तो अपने को नॉइस कम करनी है। पहली चीज़ तो है कि अपन ये चाहते हैं कि नॉइस आपकी कम हो। नॉइस अगर कम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस है उसको आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस अगर कम हो जाएगा तो नॉइस भी कम हो जाएगी। और वेरिएशन ऑफ रिलेक्टेंस को अगर कम करना है तो जो जिगजैग लीकेज फ्लक्स है उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। और जिगजैग फ्लक्स को अगर कम करना पड़ेगा
तो आपको एयर गैप आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी अपन उसके अंदर बात कर चुके हैं, किसके अंदर, जब अपन आप ओवरऑल कैपेसिटी की बात अपन कर रहे थे। तो ओवरऑल कैपेसिटी के अंदर देखा था अपन ने कि स्मॉल लीकेज रिएक्टेंस होगा, जिगजैग अगर वैल्यू जिगजैग फ्लक्स अगर कम होगा तो लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, और लीकेज रिएक्टेंस कम होगा कब होगा, जब आपकी एयर गैप बढ़ेगा। मतलब एयर गैप बढ़ने पर जिगजैग फ्लक्स कम होगा, और जिगजैग फ्लक्स कम होगा तो लीकेज रिएक्टेंस आपका कम होगा। तो उसी तरीके से नॉइस अगर आपको रिड्यूस करनी है तो जो वेरिएशन इन रिलेक्टेंस है वो आपका कम होना चाहिए, मतलब रिलेक्टेंस आपका कम होना चाहिए। रिलेक्टेंस कम होने का मतलब क्या है कि आपका जिगजैग फ्लक्स है वो कम होना चाहिए, और जिगजैग फ्लक्स तब कम तभी हो सकता है जब आपकी जो एयर गैप लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से जो ये 4-5 पॉइंट है जो आपके एयर गैप को इफेक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर। तो डिजाइन ऑफ एयर गैप के अंदर अपने 4-5 पॉइंट पढ़े, एक पावर फैक्टर का ऊपर, ओवरऑल कैपेसिटी के ऊपर, और फिर उसके बाद में पल्सेशन लॉसेस के ऊपर, कूलिंग के ऊपर और नॉइस के ऊपर। तो सब के अंदर मैंने एक ही कॉमन लिया है कि सब के अंदर मैंने लेंथ और जो पावर लेंथ ऑफ एयर गैप है वो मैंने बढ़ाई है। तो देखो पावर फैक्टर बढ़ाने से, देखो आपकी लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ाने से पावर फैक्टर आपका रिड्यूस हो रहा है। दूसरी जगह आपका लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ाने से आपकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ रही है। इधर थर्ड वाले के अंदर आपके लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ा रहे हो तो आपके टोटल पल्सेशन लॉस है वो कम हो रहे हैं, कूलिंग आपकी बेटर हो रही है, नॉइस आपकी रिड्यूस हो रही है। लेकिन देखो 5 में से 4 चीज़ें वो आपकी अच्छी हो रही है लेकिन पावर फैक्टर आपका पुअर हो रहा है। तो अपन ये भी नहीं चाहते कि पावर फैक्टर आपका कम हो। तो लेंथ ऑफ एयर गैप अगर कम करोगे तो जो फ्लक्स पासेज होगा वो कम होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी, पावर फैक्टर आपका बेटर होगा। तो अपने को कहीं ना कहीं जो लेंथ ऑफ एयर गैप है उसके अंदर मैनेज करना पड़ता है। मतलब या तो उसको आप इतना ज़्यादा भी मत बढ़ा दो कि आपका पावर फैक्टर बहुत ही पुअर हो जाए, या उस लेंथ ऑफ एयर गैप को इतना भी कम मत कर दो कि आपकी उसकी ओवरऑल कैपेसिटी है या उसकी पल्सेशन लॉसेज है, कूलिंग है या नॉइस है वो आपकी बढ़ जाए। तो अपने को कहीं ना कहीं बीच में जाके एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं पहले जब स्टार्ट की थी क्लास के मैंने ये बोला था कि स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एयर गैप। ये जो एयर गैप है ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से डिसाइड कर लिया। कुछ फैक्टर्स हैं और ये मेनली जो और भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन मेनली यही फैक्टर होते हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। तो अगर आपको एग्जामिन में क्वेश्चन पूछता है कि एयर गैप लेंथ है उसके डिजाइन एस्पेक्ट बताइए, या डिजाइन किसी भी एयर गैप लेंथ के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे कैसे इफेक्ट करेंगे, तो आपको ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको लिखने। तो कम से कम ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक है अपना डिजाइन ऑफ एयर गैप है वो कंप्लीट होता है। एक बार मैं जो सिलेबस है उसको मैं एक बार शेयर करता हूँ, 5 मिनट का ही टाइम अवेलेबल है। उसके बाद में अगर कोई डाउट होगा तो यू विल आस्क टू मी। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि आपका सिलेबस में क्या क्या बची है, देन वी विल कंटिन्यू द क्लास। देखो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, डिजाइन ऑफ वाइंडिंग डीसी मशीन हो गया। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से हो गए आपके, आउटपुट इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका, आउटपुट इक्वेशन हो गया, उसका कैलकुलेशन मेन डायमेंशन हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड एल वही है बेसिकली, डी स्क्वायर एल इक्वल टू क्यू अपॉन सी नॉट इंटू एन एस, यही रिलेशन है। और एक चीज मैंने एल अपॉन टाउ की भी बताई थी कि एल अपॉन टाउ इक्वल टू 1 होगा, कहाँ पे एल अपॉन टाउ की वैल्यू 1.5 होगी। तो एल और टाउ की वैल्यू, टाउ होता है आपका पाई डी अपॉन पी, दैट इज पिच फैक्टर, मतलब पॉल पिच। तो ये भी आपका रिलेशन अब ये भी हो गया। इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ एयर गैप आज मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो एक तो लास्ट ये बच गया आपका कैलकुलेशन ऑफ नो लोड करंट, और एक बच गया चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। ये 2 टॉपिक आपके बाकी हैं, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। देन आपका 4th टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। देन लास्ट टॉपिक बचेगा सिंपल अलार्म एंड द सिग्नल सर्किट्स। ये लास्ट आपका 304 में बचेगा। उसी के साथ ही मेरा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 304 का भी है, 305 भी कंप्लीट ही एक तरीके से, कुछ नाइक्विस्ट प्लॉट का बाकी हुआ है। आई विल कंप्लीट